बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा टॉपिक है जी रेजोनेंस। आर्टिकल नंबर बता दें मुझे। टॉपिक है जी हमारा रेजोनेंस, और इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर एक पीरियोडिक फोर्स किसी वाइब्रेटिंग बॉडी पर एक्ट करे तो उस सूरत में उसके एम्पलीट्यूड पर क्या फ़र्क पड़ सकता है। मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी वाइब्रेशन की कि जिस तरह एक पींग होती है, उस पर अगर फोर्स लगाई जाए इस तरह कि हर इक्वल इंटरवल के बाद उसको पुश किया जाए, यानी जब वो अपनी इस एक्सट्रीम पे आए उस वक़्त हम उसको पुश करें और हर दफ़ा हम उसको उसी वक्त पुश कर रहे हों, तो हम देखेंगे कि उसका एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। अब जो फोर्स बराबर वक्फों के बाद लग रही है वो होती है पीरियोडिक फोर्स। कौन सी होती है? पीरियोडिक फोर्स। अब पीरियोडिक फोर्स का असर ये हो रहा है कि उसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, लेकिन अगर वो फोर्स इस तरह लग रही हो कि पहली दफ़ा वो लगी जब वो इधर जा रही थी, उस वक़्त जब वो वापस आ रही थी यहाँ पे दूसरी दफ़ा लग गई। इसकी हम बात कर रहे हैं कि जब उसी एक तरफ आते हैं कि अगर उस पिंग के ऊपर फोर्स बराबर वक्फों के बाद ना लग रही हो, या इस तरह अगर बराबर वक्फों के बाद भी लग रही है लेकिन वो वक्फे इस तरह हैं कि कभी पिंग यहाँ पे थी, कभी यहाँ पे थी, कभी यहाँ पे थी और कभी अगली टॉप पे मैक्सिमम पे थी, तो उस वक़्त उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा नहीं बल्कि कम होना शुरू हो जाएगा, रुकना शुरू हो जाएगी। अब किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का, हम इसको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर अगर कह लें, किसी भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पर अगर एक पीरियोडिक फोर्स इस तरह लगे कि उस पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी और उस बॉडी की फ्रीक्वेंसी, या उस पीरियोडिक फोर्स का टाइम पीरियड और उस बॉडी का टाइम पीरियड आपस में मैच करता हो, तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड का ये बढ़ना रेजोनेंस कहलाता है, यानी द इफेक्ट ऑफ पीरियोडिक फोर्स टू द वाइब्रेटिंग बॉडी सच दैट the amplitude of vibrating body increases when the time period of the periodic force and the vibrating body matches। बात क्लियर हुई? कि अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर एक पिंग की बजाय हम सिंपल पेंडुलम ले लेते हैं ना, लैब के अंदर बात कर रहे हैं, अगर इस बॉडी का टाइम पीरियड t है, t इज इक्वल टू 2 पाई L/G, जस्ट याद दहानी के लिए कि इस तरह की चीज़ें याद करने के लिए तरीका होता है कि बार बार रिपीट करें। टाइम पीरियड अगर इसका ये हो और इस पर एक पीरियोडिक फोर्स अमल करे, वो हाँ यहाँ से करे या इसको पुश कर रही हो, किसी भी तरीके से इस पर अमल करे, इस तरह के पीरियोडिक फोर्स का टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड, वाइब्रेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड, या पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी वो मैच कर जाए तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है। दिस इज कॉल्ड दी रेजोनेंस। यानी ये जो इफेक्ट है इसको हम रेजोनेंस कह रहे हैं, जिसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्स आपस में मैच करती हैं, तो उस सूरत में एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है। दिस इज कॉल्ड दी रेजोनेंस। एक एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास एक रॉड के ऊपर हमने इस तरह एक रॉड बांधा, वो रॉड ऊपर सपोर्ट के साथ बंधा हुआ है, चलिए इसको सपोर्ट बना लेते हैं। अब इस रॉड के साथ हम 6 पेंडुलम इस तरह बांध देते हैं कि एक हमारे पास ये पेंडुलम है, बिल्कुल इसी लेंथ का एक और पेंडुलम यहाँ बांध दिया, लेंथ सेम है दोनों की। इसी तरीके से एक पेंडुलम मैंने यहाँ पे रखा, एक और पेंडुलम यहाँ पे बांध दिया, इसको मैं A कह देता हूँ, इसको A प्राइम कह देता हूँ, दोनों की लेंथ सेम है। इसी तरह ये जो दूसरा मैंने यहाँ पे रखा,
हमारे पास ये बी है, ये बी प्राइम है, ये सी है और ये सी प्राइम है। काम ये किया हमने कि हमने इसके ऊपर इस ए को अपनी मीन पोजीशन से हटा के छोड़ दिया, इस डायरेक्शन में नहीं। अगर इस तरह लटके हुए ना तो यहाँ से ला के इस तरह छोड़ दिया। कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके उंगली के साथ किसी चीज़ को, वजनी चीज़ को बांध के लटकाएं, उसको हिलाएं, तो आपकी उंगली पर भी इस तरह आगे पीछे फोर्स लग रही होती है ना, लग रहा होता है जैसे वो उंगली को ऊपर भी एक फोर्स लग रही है जिस तरह वो मूव कर रहा है। अब यही काम यहाँ पे होगा कि जब आप ए को यहाँ से हटा के छोड़ेंगे तो वो इस तरह ऑसिलेट करना शुरू करेगा। इस ऑसिलेशन की वजह से इस रॉड के ऊपर एक पीरियोडिक फोर्स अमल करेगी और वो फोर्स इन तमाम पेंडुलम पर अमल करेगी। अब इन तमाम पेंडुलम पर अमल करने का मतलब ये होगा कि वो हर पेंडुलम को इफ़ेक्ट कर रही होगी एक पीरियोडिक फोर्स की तरह, क्योंकि जब वो इस तरह मूव कर रहे हैं ना तो पीरियोडिकली उस पर रॉड पर फोर्स एक्ट कर रही है जो तमाम पेंडुलम के ऊपर एक्ट करेगी। अब होगा क्या यहाँ पे कि इस तरह करने का मतलब ये होगा कि ये पेंडुलम भी डिस्टर्ब होगा, ये भी और बाकी सारे भी। लेकिन हम देखेंगे कि कुछ देर के बाद ये ए प्राइम का एम्पलीट्यूड तो बढ़ रहा होगा, लेकिन बी और सी, बी प्राइम, सी प्राइम अपनी जगह पे बस ऐसे ही हिलने जुलने के बाद जस्ट एम्पलीट्यूड बढ़ नहीं रहा होगा, बस हिल रहे होंगे हल्के हल्के। हो सकता है कि ये चूँकि सबसे लंबा था इस वजह से इसने इफ़ेक्ट ज़्यादा कर दिया। हम क्या करते हैं कि ये काम बी के साथ करते हैं। बी को हमने मीन पोजीशन से हटा के छोड़ा, वो ऑसिलेट कर रहा होगा। ऑसिलेट करने के दौरान में ये तमाम पेंडुलम डिस्टर्ब हो रहे होंगे, लेकिन हम देखेंगे कुछ देर के बाद इफ़ेक्ट ये होगा कि सी, ए प्राइम और सी प्राइम ये सारे के सारे अपनी जगह पर वो वैसे ही कांप रहे होंगे, हिल रहे होंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो बी प्राइम होगा उसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा होगा। अगेन हम यही काम रिपीट करते हैं सी के साथ। तो जब सी को हिलाएंगे तो हम देखेंगे कि इसका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा सी प्राइम पर होगा, जिसकी लेंथ सेम है एज दैट ऑफ सी। तो अगर देखा जाए तो इन तमाम में क्या चीज़ कॉमन हो सकती है? F इज इक्वल टू 1/2 पाई एल ओवर जी, जी ओवर एल आएगा। अगर देखा जाए तो ए की वजह से ए प्राइम के अंदर डिस्टर्बेंस हो रही है, बी की वजह से बी प्राइम में, सी की वजह से सी प्राइम में, तो हम ये कह सकते हैं कि असल में ए और ए प्राइम की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही थी, इसलिए ए की जो पीरियोडिक फोर्स होगी वो ए प्राइम को इफ़ेक्ट ज़्यादा कर रही है। इसी तरह बी की फ्रीक्वेंसी बी प्राइम के साथ मैच कर रही थी, इसलिए वो बी प्राइम को इफ़ेक्ट कर रही थी। इसी तरह सी और सी प्राइम के बारे में कहा जा सकता है। तो वी कैन से दैट कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस फोर्स जो यहाँ पे इसके ऊपर एक्ट कर रही होगी, वो जिस पेंडुलम के साथ मैच करेगी उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और बाकी नहीं बढ़ेंगे। समझ आ गई बात? तो इसलिए हम ये कहते हैं कि एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ पीरियोडिक फोर्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। कि एम्पलीट्यूड का बढ़ना किस वजह से? उस फोर्स की वजह से जिसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी से मैच कर जाए, वो हमारे पास रेजोनेंस फिनोमिना है। क्लियर होगी? ये फिनोमिना बहुत सारी जगहों पे आपको नजर आता है। मसलन आपने कभी देखा होगा कि स्पीकर, ये आजकल तो डीजे का दौर है ना, उन्होंने स्पीकर लगाए होते हैं। अगर माइक लेके स्पीकर के सामने चला जाए बंदा तो क्या होता है? यकदम गूंज पैदा होती है ना। अब वो यकदम जो गूंज पैदा होती है उसकी रीज़न क्या होती है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस होती है, क्योंकि आपके माइक के अंदर से जो फ्रीक्वेंसी जा रही है वही फ्रीक्वेंसी स्पीकर की फ्रीक्वेंसी भी सेम ही होगी। वो दोनों आपस में मैच करती हैं तो वो यकदम लाउड साउंड पैदा होती है। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इसको कहेंगे। इसके अलावा कहा जाता है कि जब जो फौजी होते हैं ना, जब मार्च करते हुए गुजरते हैं किसी लॉन्ग स्पैन ब्रिज के ऊपर,
यानी वो ब्रिज जो सस्पेंडेड ब्रिज कहे जा सकते हैं, यानी जिनके पिलर्स के दरमियान फासला काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उनको कहा जाता है कि वो अपने जो कदम है, फुट की जो रिदम है वो ब्रेक कर दे। होता क्या है कि जब वो फौजी मार्च करते हैं तो वो यकदम पाँव उठाते हैं, यकदम पाँव रखते हैं, तो एक पीरियोडिक फोर्स एक्ट कर रही होती है, इक्वल इंटरवल के बाद फोर्स एक्ट कर रही होती है। वो पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर बाई चांस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द ब्रिज के साथ मैच कर जाए तो एम्पलीट्यूड बढ़ना है ना। एम्पलीट्यूड बढ़ने का मतलब मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेस होगी वो यकदम बढ़ेगी, वो उसकी वजह से आप ये कह लें कि ऑसिलेशन ज़्यादा वायलेंट हो सकती है, जिसकी वजह से वो ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ से इससे कहा जाता है कि उसको ना किया जाए। इसकी एक और बहुत अच्छी एग्जांपल माइक्रोवेव ओवन्स का इस्तेमाल है घरों में। माइक्रोवेव ओवन की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट मैचेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, पानी या फैट्स भी आप कह सकते हैं, ऑयल वगैरह के मॉलिक्यूल की जो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है और माइक्रोवेव ओवन की जो वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर जाती हैं। मैच करने से क्या होगा कि उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ज़्यादा वायलेंटली वो वाइब्रेट करेंगे। जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि वो गर्म हो जाती है। एम्पलीट्यूड बढ़ने का मतलब वो ज़्यादा फास्ट मूव करना शुरू कर देते हैं ना। फास्ट मूव करने का मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ जाती है, जिसका मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी वजह से माइक्रोवेव ओवन में रखा हुआ बर्तन इटसेल्फ गर्म नहीं होता, मतलब वो शीशे का या जिस चीज़ का भी मटेरियल का बर्तन गर्म नहीं होता, लेकिन बर्तन के अंदर रखा हुआ पानी या पानी जैसी कोई चीज़ होगी वो गर्म हो जाएगी। तो माइक्रोवेव ओवन बेस्ट काम करता है फॉर दोज जिसके अंदर वाटर कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं। जब वाटर कंटेंट्स ना हो तो वो इतना अच्छा काम नहीं करता माइक्रोवेव ओवन। तो उसकी वजह यही है कि उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। रेडियो को ट्यून करना, हमने देखा होगा कि आप एक चैनल को ट्यून करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे चैनल को ट्यून करते हैं। तो ट्यूनिंग करने का तरीका क्या होता है कि आप उसके एक नॉब को घुमाते हैं। वो नॉब को घुमाने का मतलब असल में ये होता है कि अगर आप लोगों को याद हो कि आपने मैट्रिक के अंदर वो कैपेसिटर गैंग कैपेसिटर का पढ़ा होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक कम्बिनेशन होता है। जब आप उसको घुमाते हैं तो असल में कैपेसिटेंस चेंज करते हैं, और कैपेसिटेंस चेंज करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, और जब वो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो वो जिस स्टेशन के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है वो उसको एम्पलीफाई कर देती है, दूसरी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए हम एक वक्त में आमतौर पर एक स्टेशन सुन रहे होते हैं, लेकिन बात का ये भी होता है कि वो थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसी दूसरे की भी डिस्टर्ब कर रही होती है, या एक वक्त में दो आवाज़ें भी आ रही होती हैं। जैसे मीडियम वेव वगैरह के अंदर या शॉर्ट वेव के अंदर हम BBC लगाते हैं तो वहाँ पे उसके इर्द गिर्द वाले स्टेशन भी उसके साथ थोड़े थोड़े आवाज़ें आ रही होती हैं, तो उसको फाइन ट्यूनिंग करते हैं, फिर वो ज़्यादा क्लियर होता है। तो वो हमारे पास बेसिकली फ्रीक्वेंसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करने का एक तरीका होता है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए तो वो स्टेशन ट्यून हो जाता है। समझ आ गई बात? अब आइडियली देखा जाए तो होना ये चाहिए कि अगर फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाना चाहिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी का थोड़ा सा फ़र्क होने से भी एम्पलीट्यूड बढ़ता है। मतलब ये कि आप इसी पिंग की बात कर लेते हैं तो उस सूरत में उस पिंग को आपने यहाँ पर पुश किया पहली दफ़ा, उसके बाद थोड़ा सा आगे आके भी ज़रा ज़ोर से पुश कर देंगे, एम्पलीट्यूड फिर भी बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफ़र भी करे तब भी बढ़ता है, लेकिन एक ख़ास फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हासिल होता है, उसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम इसको ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ इस तरह का ग्राफ होता है कि आप रेडियो की बात कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी आहिस्ता आहिस्ता चेंज करते जाएं, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी हमारे पास एम्पलीट्यूड में इजाफा होता जाएगा। ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है। अब एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के ऊपर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। आइडियल सूरत में तो ये इन्फिनिट होना चाहिए, लेकिन लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ तो रेजिस्टिव फोर्सेस होती है ना, जिसकी वजह से उसको इन्फिनिट होने से रोक रही होती हैं। एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, उसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे।
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी उससे बढ़ती है तो वो दोबारा डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। इसीलिए जब आप रेडियो स्टेशन को ट्यून कर रहे होते हैं तो पहले हल्की सी आवाज़ आना शुरू हुई। फॉर एग्जांपल FM 103 आप ट्यून कर रहे हैं तो FM 102.5 पर आवाज़ आना शुरू हो जाती है। 102.6 पे और अच्छी होगी, 7, 8, 9, 103 पे मैक्सिमम अच्छी आवाज़ आ जाती है, यानी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद वो आगे 103.5 तक भी हल्की हल्की आवाज़ आती रहेगी, लेकिन एम्पलीट्यूड कम, यानी उसकी शार्पनेस कम होती जाएगी। तो ऐसा हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है। अब इस चीज़ को अगर हम मैकेनिकल पेंडुलम की तरफ लेके जाएं तो हम ये कहते हैं कि हर ऑसिलेटर की अगेंस्ट एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी एक्ट कर रही होती है, जिसको हम डैम्पिंग का नाम देते हैं। डैम्पिंग का लफ्ज़ हमने पहले पढ़ा था। डैम्पिंग का मतलब होता है अपोजिशन। अगर हम पेंडुलम की बात करें तो वो ऑसिलेट कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो रुकता जाएगा। अब उसके रुकने की वजह रेजिस्टिव फोर्सेस हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें कि हवा की बजाय हम उसको ले जाते हैं इनटू वाटर, तो क्या होगा कि हवा में अगर वो 30 वाइब्रेशन मुकम्मल करता है तो वाटर के अंदर हो सकता है 2 वाइब्रेशन के बाद ही रुक जाए। अगर हम उसको ऑयल के अंदर, थिक ऑयल के अंदर ले जाते हैं तो हो सकता है वो 1 वाइब्रेशन ही बड़ी मुश्किल से पूरी करे। और अगर हम उससे भी थिक हनी वगैरह के अंदर लेके जाते हैं तो यहाँ से छोड़े तो काफ़ी देर बाद वो यहाँ आकर रुक चुका होगा। ऐसे होगा ना। तो वो जो हमारे पास ऑपोजिशन है दैट इज़ कॉल्ड दी डैम्पिंग। अगर डैम्पिंग बहुत कम है तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बहुत वाज़े नज़र आएगी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बहुत वाज़े, आप शार्पली उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। लेकिन अगर डैम्पिंग कम है, ज़्यादा है सॉरी, अगर डैम्पिंग ज़्यादा हो तो उस सूरत में क्या होगा कि ये हमें फ्रीक्वेंसी नज़र तो आएगी कि ये फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इससे थोड़ा सा इधर इधर भी हो जाए तो तकरीबन हमें स्टेशन वो साफ ही महसूस होता है। लेकिन अगर डैम्पिंग बहुत ज़्यादा हो, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी कि वो हनी वगैरह, और तो उस सूरत में हमें वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का सही तौर पे आइडिया नहीं हो पाता, यानी आलमोस्ट फ्लैट कर्व होती है। ये हमारे पास लो डैम्पिंग कहलाएगी। ये इंटरमीडिएट होगी और ये हाई डैम्पिंग आ जाएगी। ये डैम्पिंग हर जगह पे फालतू ही नहीं होती या हमारा एनर्जी ज़ाया करने का बायस ही नहीं होती। बहुत सारी जगहों पे हमें इसका यूज़फुल पर्पस भी नज़र आता है। मसलन अगर आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, उसके अंदर शॉक होते लगे, वो सीट के नीचे आप लोगों ने देखा होगा सिलेंडर सा होता है, उसके नीचे अंदर स्प्रिंग भी होता है वगैरह वगैरह, वो शॉक एब्जॉर्बर हम उनको कहते हैं। अब शॉक एब्जॉर्बर का काम क्या होता है कि अगर वहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर ना लगे हों और कोई खड्डा सा आ जाए तो जो झटका लगेगा वो ईमानदारी से आपकी कमर तक ट्रांसफ़र हो जाएगा कि नहीं, यानी 3 चक्रों के बाद आप बेड पे होंगे, पता चलेगा कि मोरे हिल गए। अब शॉक एब्जॉर्बर का काम क्या होता है कि वो झटका नीचे से लगे, वो स्प्रिंग उसको एब्जॉर्ब करे, लाजमी तौर पे स्प्रिंग दबेगा तो वो खुलेगा भी तो सही ना। अगर वहाँ पे डैम्पिंग लो होगी तो फिर क्या होगा कि एक ऑसिलेशन शुरू हो जाएगी, फिर यहाँ झटका लगेगा, आप घर तक फिर छलांग लगाते ही जाओ। ये भी बात ठीक नहीं है। मतलब ऐसे लगेगा ना जैसे बंदे का डांस करने को दिल कर रहा है, मोटरसाइकिल पे बैठा ही डांस किए जा रहा है। तो अब इसका मतलब ये भी हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए कि वो झटका एब्जॉर्ब करे, उसके बाद रिलैक्स हो जाए, ऊपर कम से कम उसका इफ़ेक्ट हो और हमें ज़्यादा झूले भी ना दे। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा कि हमें डैम्पिंग को बढ़ाना पड़ेगा, डैम्पिंग को बढ़ाना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा कि शॉक के अंदर ऑयल होता है, वो ऑयल के अंदर एक जो मूवमेंट होती है वो और ज़्यादा डैम्प हो जाती है। इसका मतलब स्प्रिंग ने एब्जॉर्ब करना है, उसके बाद उसको कह ले दबा दिया, उसके बाद उसने खुलना है और खुलने के दौरान
वो ऑयल के अंदर मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है, उसके अंदर बाकायदा तौर पे वॉल्व लगा होता है जिससे आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे की तरफ आता है या ऊपर की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से ये होता है कि हमारे पास वो डैम्प और ज़्यादा हो जाता है, तो वो एक आध वाइब्रेशन के बाद ही वो स्मूथ हो जाता है, तो इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा फील नहीं होता। तो वहाँ पे हाई डैम्पिंग ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन अगर हम आप ऑसिलेटर की बात करें, मिसाल के तौर पे ये जो पेंडुलम क्लॉक होता है, इसके पेंडुलम में डैम्पिंग जितनी कम होगी उतना ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि एनर्जी उतनी ही कम खर्च होगी, सेल ज़्यादा देर तक चलेगा। तो ये हमारे पास वहाँ पे डैम्पिंग का नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर डैम्पिंग बहुत लो हो तो उस सूरत में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमें बहुत वाज़े नज़र आ जाती है। इस कर्व को हम शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का नाम देते हैं। मेरा ख्याल है कि यही चीज़ें थी जो हम चैप्टर में कवर करनी थी। अब अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।